खुश आमदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब आईना अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 13 का, जो कि नज़्म एक तारुफ से मुताल्लिक है। यहाँ पर हम नज़्म का तारुफ हासिल करेंगे। नज़्म किसे कहते हैं, नज़्म क्या होती है और नज़्म कहाँ से उर्दू अदब के अंदर आई, किस तरह से इसकी इर्तिका हुई, कहाँ से ये परवान चढ़ी, वो सारी चीज़ें हम इस सबक के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, नज़्म के लग़वी मायने होते हैं लड़ी के अंदर पिरोना या मोती पिरोना। जिस तरह से ये लग़वी मायने हैं, नज़्म भी ठीक इसी तरह से लिखी जाती है। एक एक लफ्ज़ को, एक एक मिसरे को लड़ी में मोती की तरह पिरोया जाता है। शायर खूब ढूंढ ढांड कर, खूब अच्छी तरह अच्छे अच्छे अल्फाज निकाल कर, अच्छे अच्छे मिसरे बनाकर नज़्म का तख्लीक करता है, नज़्म को पैदा करता है। तो जिस तरह से इसका नाम है मोतियों में पिराना, तो नज़्म ठीक उसी तरह से लिखी जाती है। और अगर हम कलाम के हिसाब से देखें तो जितना भी कलाम मौजू हैं या जो शायरी लिखी जाती है वो सब ही नज़्म के अंदर आती है। चाहे गज़ल हो, मरसिया हो, मसनवी हो, रुबाई हो, कता हो, ये सभी नज़्म ही होती है, नज़्म की किस्म है। लेकिन इनके अंदर भी नज़्म अपना एक अलग हैसियत रखती है, एक अनफरादी हैसियत के हिसाब से भी नज़्म मानी जाती है। नज़्म के अंदर काफिया होता है, रदीफ होता है, और बग़ैर काफिया और रदीफ के भी नज़्में लिखी जाती हैं। नज़्म की उर्दू अदब में 4 किस्में बताई गई हैं: पाबंद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म और नसरी नज़्म। तो इन सबक के अंदर हम इन चारों किस्मों के बारे में बात करेंगे और नज़्म के बारे में और तवील मुताला हम यहाँ पर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक नज़्म एक तारुफ। यह है इसका उन्वान और एक ही हिस्से के अंदर सबक है, इसमें सवाल जवाब नहीं है। इसके जो सवाल जवाब है आपको इसी में से बनाकर खुद को लिखने हैं। तो शुरू करते हैं हम। ये कहते हैं कि यूं तो हर कलाम मौजू नज़्म के दायरे में आता है, लेकिन नज़्म बहैसियत सिन्फ अपनी अलग और इनफरादी पहचान रखती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जितना भी कलाम मौजू हैं, चाहे वो गज़ल हो, मरसिया हो, मसनवी हो, कता हो, वो सभी गज़ल के अंदर आती हैं, गज़ल कहलाती हैं। लेकिन इसके अलावा नज़्म खुद भी इनके साथ गज़ल, मरसिया, मसनवी, कता वगैरह के साथ अपनी एक अनफरादी हैसियत भी रखती है, एक अलग सिन्फ की हैसियत भी रखती है। नज़्म के माने होते हैं बच्चों मोती पिरोने या लड़ी में पिरोना। लड़ी के अंदर मोती पिरोना या जमाना। नस्र के माने होते हैं बिखेरना, फैलाना, और नज़्म के माने होते हैं जमाना। उसको मोती के अंदर पिरो रहे हो या एक साथ लड़ी के अंदर पिरो रहे हो, तो बाकायदा सही ढंग से तरतीब देना। नज़्म का अपने लग़वी और इस्लाही मानों से गहरा ताल्लुक होता है। तो इसके जो माने हैं कि मोती में पिरोना, तो इससे बहुत ताल्लुक है। जैसे मोती में पिरोए जाते हैं उसी तरह ही शायर नज़्म लिखता है, बड़ी मेहनत से नज़्म लिखता है और एक एक अल्फाज उसमें मोती की तरह पिरोए हुए नज़र आते हैं, मोती की तरह जमे हुए नज़र आते हैं अल्फाज। देखिए जिस तरह एक एक मोती पिरोकर माला बनाई जाती है, ठीक उसी तरह शायर अपने ख़यालात की एक एक कड़ी को अलग अलग मिसरों के रब्त तसलसल के साथ मौजू करता है, तब नज़्म तख्लीक पाकर वजूद में आती है। इस बाबत प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन का यह बयान भी काबिल लिहाज है कि जब ये प्रोफेसर एहतशाम हुसैन का बयान है कि जब नज़्म का लफ्ज़ शायरी की एक ख़ास सिन्फ के लिए इस्तेमाल होता है तो उससे मुराद अशार का ऐसा मजमुआ है। ये नज़्म की तारीफ बयान कर रहे हैं एहतशाम हुसैन कि अगर नज़्म के मौजू के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, एक सिन्फ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो सिन्फ क्या हो जाएगी, वो अशार, मुराद उससे अशार का ऐसा मजमुआ है जिसमें मरकज़ी ख्याल और इर्तिकाए ख्याल की वजह से तसलसल का एहसास पैदा हो सके। जो मरकज़ी ख्याल है वो पूरा का पूरा शुरू से पहले मिसरे से लेकर मतले से लेकर मक्ते तक बना रहेगा, वो रब्त टूटेगा नहीं, वो तसलसल टूटेगा नहीं। उसी मरकज़ी ख्याल के ऊपर ही नज़्म लिखी जाएगी। मौजू की कोई क़ैद नहीं और ना उसकी हैयत ही मुअय्यन है। जिस तरह से बच्चों गज़ल होती है, गज़ल के अंदर क्या बात होती है कि जो उसके अशार हैं, हर अशार अलग माने देता है, अलग मजमून उसके नीचे लिखा हुआ होता है, उसके अलग माने होते हैं। लेकिन नज़्म के अंदर एक मरकज़ी ख्याल होता है
और सारे अशार उस मरकजी ख्याल की इब्तिदा करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, उस मरकजी ख्याल के ऊपर ही पूरी की पूरी नज्म लिखी जाती है। यानी कि जितने भी अशार उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जितने भी शेर उसमें दिए गए हैं, उन सब का एक दूसरे से जुड़ाव होता है, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, पूरा का पूरा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो वहां तसलसल बयानी रहती है। तो दूसरी बात एहतशाम हुसैन कहते हैं कि नज्म के जो हैं मौजू, जो इसके टॉपिक होते हैं नज्म लिखने के, तो बच्चों नज्म के अंदर मौजू की कोई कैद नहीं है। जिस तरह से गजल किसी भी मौजू के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखी जा सकती है, उसी तरह नज्म भी किसी भी मौजू के ऊपर लिखी जाती है। और बहर भी, इसकी बहर की भी कोई कैद नहीं है, हैयत की भी कोई कैद नहीं है। जैसी चाहे वैसे ही हैयत के ऊपर शायर नज्म लिख सकता है, चाहे वो मुसद्दस की शक्ल हो, कि मुखम्मस की शक्ल हो, कि मुरब्बा की शक्ल हो, या फिर वो कोई और शक्ल उसको देना चाहता है अपने नज्म को शायर, तो उसके ऊपर है, शायर जैसी चाहे वैसी नज्म लिखे। ना तो हैयत की कैद है और ना मौजू की कैद है। मौजू, टॉपिक और हैयत, उसकी बनावट, शक्ल के कैसी रहेगी, वो इन दोनों की यहां पर कैद नहीं है। गजल की तरह नज्म के मौजुआत में भी बला की वुसअत होती है। गजल की तरह नज्म के मौजुआत में भी बला की वुसअत होती है। जिंदगी और कायनात का ऐसा कोई पहलू नहीं जो नज्म के ज़मरे कार में नहीं आता हो। गजल के बाद नज्म ही ऐसी सिन्फ सुखन है जो मारूफ व मकबूल हो। जिस तरह से गजल का कोई मौजू मुकर्रर नहीं है, हर मौजू के ऊपर गजल लिखी जा सकती है, उसी तरह नज्म का भी कोई मौजू मुकर्रर नहीं है, या उनकी तादाद मुकर्रर नहीं है कि किस किस मौजू पे लिखी जाएगी, किस पे नहीं। जो शायर, जहां शायर सोचता है उस मौजू के ऊपर शायर नज्म लिख सकता है। तो यहां पर बताया है कि नज्म के लिए कोई कैद नहीं है मौजू की, जो चाहे वो मौजू शायर ले सकता है। और साथ ही आपको ये चीज बता रखी है कि गजल के बाद ये सबसे मशहूर और मकबूल सिन्फ सुखन है, यानी गजल कहते हैं शायर, और उसके बाद ज्यादातर शायरों ने नज्म के अंदर अपने हाथ आजमाए हैं। अब प्रोफेसर आल अहमद सरूर की बात सुनिए कि ये आपसे क्या कह रहे हैं, नज्म के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार कैसे कर रहे हैं। तो आल अहमद सरूर लिखते हैं कि नज्म की मिसाल एक ऐसे दरिया की सी है। नज्म को दरिया कह रहे हैं आल अहमद सरूर। नज्म की मिसाल एक ऐसे दरिया की सी है जिसमें तरह तरह के नशीब व फराज हैं। दरिया की मिसाल दे रहे हैं, दरिया की मानंद बता रहे हैं, और कह रहे हैं उसमें तरह तरह नशीब व फराज हैं। नशीब नीचे वाला और फराज ऊपर वाला, लहरें हैं, तरह तरह की ऊंचाइयां और नीचाइयां हैं। कहीं वो चट्टानों का सीना चीर कर निकलता है, तो कहीं मैदानों में मतानत और वकार के साथ बहता है। लेकिन दरिया में एक तसलसल और एक वहदत होती है। घूमता फिरता इधर उधर होता हुआ ऊपर नीचे जा रहा है, दरिया जा रहा है, लेकिन उसका रास्ता वही रहेगा, उसी रास्ते के ऊपर चलेगा। तो नज्म के अंदर क्या है कि जो मौजू है, जो मरकजी ख्याल है, जिसके ऊपर नज्म लिखी जा रही है, अब नज्म फैलेगी, चट्टानों के ऊपर जाके टकराएगी। कभी कहां पर नज्म के अंदर कौन सा शेर आ रहा है, कभी कौन सा शेर आ रहा है, वुसअत है शेर के अंदर, वसी तरीके से लिख सकता है, लेकिन उसका जो मरकजी ख्याल है वो बना रहेगा। जैसे दरिया बहता है, दरिया अलग अलग रास्ते बनाता है, ऊपर नीचे होता है, लहरें हैं, चट्टानों टकरा के अपना रास्ते बदल लेते हैं, मैदानों में जाके फैल जाता है और फिर जाके घाटियों में सिमट जाता है। उसी तरह ही नज्म का हाल है। नज्म को दरिया के मानिंद आल अहमद सरूर ने बताया है। आगे आते हैं। हैयत के लिहाज से नज्म के मुंदरजा झेल अक़साम का चलन उर्दू में चला आ रहा है, जो मैंने आपको बताई थी कि बनावट के एतबार से, हैयत के एतबार से हम उर्दू जो नज्म है इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो पहला हिस्सा है हमारा पाबंद नज्म। पाबंद नज्म वो है जिसके अंदर रदीफ और काफिया की पाबंदी की जाती है। रदीफ की पाबंदी इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन काफिया और जो उसकी हैयत है वो जहां होनी चाहिए जितनी, वो उसकी रहेगी, बहर होनी चाहिए। तो पाबंद नज्म की मिसाल देखिए, वो नज्म जिसमें किसी खास बहर और काफियों की पाबंदी जरूरी हो, बहर और काफियों की पाबंदी जरूरी हो, उसे पाबंद नज्म कहते हैं। ये आपको चारों नज्मों के जो 4 हिस्से बताएंगे अभी, उन चारों को आपको ध्यान रखना है। पाबंद नज्म क्या कहती है कि काफिया और बहर की पाबंदी हो, काफिया और बहर की पाबंदी हो। इस किस्म के नज्म में गजल की तरह बराबर के मिसरों का इल्तिजाम जरूरी होता है।
इस नज्म की खास बात यह है कि गजल की तरह मिसरे बराबर के रहेंगे और बहर और काफिया की पाबंदी रहेगी। याद रखना है आपको, मिसरे बराबर और बहर और काफिया की पाबंदी रहेगी। आगे आते हैं दूसरे किस्म के ऊपर, यह है नज्म मुअर्रा या आरी नज्म भी इसको कहा जाता है। नज्म मुअर्रा का दूसरा नाम है आरी नज्म। नज्म की एक किस्म अंग्रेजी अदब की ब्लैंक वर्स से मुश्तक है। ब्लैंक वर्स से ये ली गई है, उर्दू अदब में आई है, अखज़ की गई है, जिसमें काफिया की पाबंदी तो नहीं होती, लेकिन हर मिसरा बराबर और मसावियुल वजन होना लाजमी है। वजन के अंदर बराबर होना जरूरी है। मिसरा छोटा बड़ा नहीं होगा, मिसरा बराबर होगा, लेकिन और साथ ही उसमें वजन भी होगा। लेकिन दूसरी बात क्या पता इसमें हटा दी, शर्त हटा दी काफिया और बहर की। काफिया की पाबंदी नहीं होगी, और पाबंद नज्म में काफिया और बहर की पाबंदी होगी, मिसरे बराबर होंगे। इसमें काफिया की पाबंदी हटा दी, लेकिन मिसरे बराबर होंगे। मिसरे को छोटा बड़ा नहीं होगा। मुअर्रा नज्म में मिसरे बराबर माने जाएंगे। आगे आते हैं तीसरी किस्म आजाद नज्म की तरफ। तो आजाद नज्म के माने नाम से ही पता चल रहा है कि आजाद नज्म है, इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है, मिसरा भी छोटा बड़ा हो रहा है और काफिया की भी कैद नहीं है, लेकिन बहर और वजन का यहां पर ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, नज्म की यह किस्म भी अंग्रेजी की फ्री वर्स से मुश्तक है। इसमें रदीफ और काफिये की पाबंदी का लिहाज नहीं रखा जाता और मुताल्लिका बहर के अरकान भी घटते बढ़ते रहते हैं। जो बहर, जिस बहर के अंदर नज्म कही जा रही है, जिस हैयत में कही जा रही है, उनकी भी कमी बेशी यहां पर होती रहती है। मिसरे भी यहां पर छोटे बड़े इसके अंदर होते रहते हैं। तो ये तीसरी किस्म है आजाद नज्म। पहली कौन सी थी? पाबंद नज्म, दूसरी मुअर्रा या आरी नज्म, और तीसरी आजाद नज्म। तो पाबंद नज्म वो पाबंदी से, मुअर्रा नज्म उसमें कुछ पाबंदियां घटी। क्या घटी? उसमें काफिये की बंदिशें हटा दी, काफिये का लिहाज नहीं रखा जाएगा, लेकिन वजन बराबर होना चाहिए दोनों मिसरों का, और जो बहर है वो भी बराबर होनी चाहिए। और आजाद नज्म के अंदर यहां बराबरी की पाबंदी भी हटा दी, और यहां पर काफिया तो पहले ही हट गया था, काफिया की पाबंदी भी नहीं है। बहर भी ऊपर नीचे हो सकती है, मिसरे भी यहां पर छोटे बड़े हो सकते हैं। और अब चौथा, जिसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि क्या है, तो यह है नसरी नज्म। नसरी नज्म नस्र है, लेकिन नज्म के अंदाज में लिखी हुई नस्र होती है ये। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कहां काफिया आ रहा है, काफिया नहीं आ रहा, बहर छोटी बड़ी हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, मिसरे छोटे बड़े हो रहे हैं, वो सभी इसके अंदर मान लिए जाते हैं। देखिए इसकी तारीफ कि आजाद नज्म की तरह नसरी नज्म भी छोटी बड़ी नसरी सतूर पर मबनी होती है। इसमें रदीफ, काफिया, बहर और वजन की पाबंदी नहीं होती। नस्र के माने ही होते हैं खुला हुआ, नस्र के अंदाज में लिखी गई। बाज हजरात ने इसको नसरी नज्म को नस्म भी कहा है, कुछ ने इसको नस्म भी कहने की कोशिश की है, लेकिन उसको मकबूल नहीं किया गया, कबूल नहीं किया गया। नसरी नज्म ही इसको कहा गया, जिसे अदबी हलकों में कबूल नहीं किया गया। तो चार किस्में हैयत के एतबार से यहां पर हमने पढ़ी। कौन कौन सी? पाबंद नज्म, मुअर्रा नज्म या नज्म आरी, आजाद नज्म और फिर नसरी नज्म। और इनके अंदर सभी के अंदर पाबंदियां धीरे धीरे कम होती जाती हैं, और नसरी नज्म के अंदर तो बिल्कुल ही पाबंदियां सारी की सारी हटा दी। आगे आते हैं। अब हम नज्म निगारी की इब्तिदा के बारे में बात करें तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह मानी और दक्कन के बाद दूसरे शायरों की बहारिया नज्मों से हुई है। लेकिन अब बाकायदा या बनज़्म तरीके से जो नज्म लिखी गई हैं, वो नज्म लिखने वाले शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी, जो अवामी शायर हमारे हैं। लेकिन नज़ीर अकबर आबादी वो पहले शायर हैं जिन्होंने नज्म निगारी को रिवाज बख्शा। उनकी अवामी मौज़ूआत पर लिखी मंजूमात ने नज्म निगारी की रिवायत को मजबूत किया। इन्होंने वो मौजू लिए जो सोच भी नहीं सकता था कोई, जो दूसरे शोरा जिनके बारे में सोचते भी नहीं थे कि ऐसी भी नज़में हो सकती हैं, उन मौज़ूआत के ऊपर नज़ीर अकबर आबादी ने नज़में लिखी। तो उर्दू के अंदर जो बाकायदा नज्म निगारी की शुरुआत हुई है, वो नज़ीर अकबर आबादी ने की है। हालांकि अगर असरात की बात करें तो हमें कुली कुतुब शाह के वक्त से ही मिल जाते हैं। 1857 के बाद उर्दू नज्म निगारी का इर्तिका तेजी से होने लगा। 1874 में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने बज़्म मुनाज़मा की बुनियाद डाली, तो उर्दू नज्म को आगे बढ़ने की खातिर ख्वाह मौका फराहम हुए। 1874 ईस्वी के अंदर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने
कर्नल हॉलराइट की सरपरस्ती के अंदर अंजुमन पंजाब बनाई थी और अंजुमन पंजाब के अंदर ही बज़्म मुनाज़मा शुरू किया गया। इन्होंने बज़्म मुनाज़मा में क्या होता था कि शोरा को उन्वान दिए जाते थे और उस उन्वान के ऊपर उनसे नज़में लिखवाई जाती थी। तो उस दौर के अंदर वहाँ पर बहुत सारी नज़में लिखी गई जिसने उर्दू नज़्म को फ़रोग़ बख्शा, बढ़त दी आगे। इसके अलावा शेर व शायरी, मुक़दमा शेर व शायरी किसका था? हाली का। हाली की तनकीदी किताब थी मुक़दमा शेर व शायरी। इन्होंने इस किताब के अंदर अपने सभी शायरों से आगे बढ़ के आगे आने के लिए और नए तरह के मौज़ूआत के ऊपर, क्योंकि जब इनसे पहले 1874 से पहले यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद से पहले और अल्ताफ़ हुसैन आली से पहले जो नज़में लिखी जा रही थी वो गज़लें लिखी जा रही थी ज़्यादातर, और उनके अंदर इश्क व माशूक़ की बातें होती थी, मोहब्बत की बातें होती थी, ऐसी चीज़ें थी उसके अंदर जिसका आम इंसान से कोई मतलब नहीं था, आम इंसान से ताल्लुक़ नहीं रखती थी वो चीज़ें, और बनावटी चीज़ें थी, वो तसन्नु बहुत ज़्यादा था उसके अंदर। तो इन्होंने उन चीज़ों से दूर हटकर जदीदियत की तरफ आने की शुरुआत की, और जदीदियत की तरफ आने के लिए बज़्म मुनाज़मा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शुरू किया, और मुक़दमा शेर व शायरी के ज़रिए हाली ने भी कोशिशें की और हाली ने भी लिखने के लिए उनको कहा शायरों को, और हाली की बात मानी भी। बहुत सारे शोरा ने नई तरीके से नज़में लिखनी शुरू की, नए नए मौज़ूआत पर नज़में लिखनी शुरू की। ये जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, इन्होंने पहले खुद ने नज़्म लिख के दिखाई शब बारात के ऊपर कि देखो हम अलग तरह के मौज़ूआत के ऊपर भी नज़्म लिखते हैं, और फिर सबको तरगीब दी कि आप भी इन मौज़ूआत के ऊपर, नए नए मौज़ूआत के ऊपर नज़में लिखिए। तो हाली ने मुक़दमा शेर व शायरी के तवस्सुत यानी वसीले वास्ता देकर शोराए उर्दू से जदीद तर्ज की नज़में लिखने का मुतालबा किया, जिस पर कई शायरों ने लब्बैक कहा। शुबली नुमानी, अल्लामा इकबाल, अकबर इलाहाबादी, सरूर जहां आबादी, नज़्म तबातबाई, मौलाना इस्माइल मेरठी, जोश मलह आबादी और चकपस्त लखनवी जैसे शौरा ने मैदान नज़्म गोई में काबिल कदर इजाफे किए। जब तरगीब दिलाई गई इन शौरा को हाली ने और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, तब ये आगे आए शायर और इन्होंने भी नए तरीके से नज़में लिखनी शुरू कर दी। इसके बाद शुरू होती है तरक्की पसंद तहरीक। तो तरक्की पसंद तहरीक 1936 में हिंदुस्तान में शुरू हुई थी। हालांकि उससे पहले भी तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर होके, या उससे पहले तरक्की पसंद तहरीक से पहले कुछ शौरा ने भी वैसी अपनी नज़में और नस्र वगैरह लिखनी शुरू कर दी थी, लेकिन बाकायदा आगाज़ 1936 में हुआ था। 1935 में दुनिया के एतबार से हो गया था, आलमी एतबार से। हिंदुस्तान में 1936 में एक महफिल हुई और उस महफिल के ज़रिए तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ किया गया, और तरक्की पसंद तहरीक के अंदर पुराने मौज़ूआत को छोड़कर, इश्क व माशूक़ की शायरी को छोड़कर और बनावटी फहश बातों को छोड़कर नई दुनिया की तरफ आने के लिए बात की गई। नई शायरी, नए ज़माने की शायरी करने की बात की गई, नए नए मौज़ूआत के ऊपर बात करने की शुरुआत कर दी गई। इसके बाद तो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता शायर जो थे, जो इससे जुड़े हुए थे तरक्की पसंद शायरी से, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता शायरों ने तो सिन्फ़ गज़ल पर नज़्म गोई को तरजीह देते हुए खूब से खूब तर नज़में तख्लीक की। इन्होंने जो तरक्की पसंद से वाबस्ता थे, इन्होंने तो गज़लें लिखनी ही कम कर दी, बहुत कम गज़लें लिखी, ज़्यादातर नज़्म की तरफ राग़िब हो गए और बहुत अच्छी अच्छी नज़में इन्होंने लिखी। इस जेल में नून मीम राशिद, मीराजी, एहसान दानिश, अख्तर शीरानी, मजाज लखनवी, मखदूम मोहिनुद्दीन, मजरूह सुल्तानपुरी, वामिक जौनपुरी, फैज़ अहमद फैज़, साहिर लुधियानवी, मोइनुद्दीन हसन जज़बी, अली सरदार जाफरी, सिकंदर अली वजद, गुलाम रब्बानी, ताबा और अहमद नदीम कासमी वगैरह ने सिर्फ नज़म को बामे उरूज पर पहुंचाने की हत्तल इम्कान कोशिश की। जितनी हो सके उतनी कोशिश की, जितनी वो कर सकते थे, जितनी मुमकिन थी, हत्तल इम्कान जितनी मुमकिन हो उतनी कोशिश करना। तो तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए शायरा ने भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत ज़्यादा नज़में लिखी और अच्छी किस्म की, उम्दा किस्म की नज़में लिखी। अब अहद हाजिर के बारे में बात करें, जो वक्त चल रहा है, ज़माना जो अभी हमारे पीछे गया है, थोड़ा इससे पहले बात करें कि यहाँ कौन कौन से शायर हुए कि जिन्होंने उर्दू नज़्म पे हाथ आजमाए। तो अहद हाजिर में जिन शोराए इकराम ने नज़्म निगारी के ज़रिए अपनी फ़िक्र रसा के घोड़े दौड़ाए, उनमें निदा फाजली, शमसुर रहमान फारूकी, आमिर हनफी,
बेकल अटसाही, प्रोफेसर शहरियार, प्रोफेसर अतीकुल्लाह और जुबैर रिजवी वगैरह के इस्माए गिरामी काबिल ज़िक्र हैं। ये वो हैं जो तरक्की पसंद तहरीक के बाद दौरे हाजिर के अंदर, इस आहद के शुरुआत के अंदर इन्होंने शायरी की, नज़्म की तख्लीक की। नज़्म निगारी का कारवां हनूज रवा दवा है। हनूज का माने होता है बच्चों अभी तक रवा दवा है, रुका नहीं है, जो इस सिन्फ की रोशन मुस्तकबिल की दलील देता है कि ये जो सिन्फ है, ये सिन्फ किसी दूसरी सिन्फ से किसी मानों में कम नहीं है। बड़े से लेकर छोटे शोरा तक सभी शायरों ने इस सिन्फ के अंदर अपनी हाथ आजमाई की है। तो ये था बच्चों नज़्म से मुतालिक मुख्तसर मालूमात। यहाँ पर हमने नज़्म की सभी हिस्सों के बारे में बात की कि नज़्म की तारीफ़ क्या है, नज़्म क्या होती है, कितनी इसकी हैयत होती हैं, पाबंद नज़्म, आज़ाद नज़्म, मुअर्रा नज़्म और नसरी नज़्म के बारे में हमने बात की, उनका तरीक़ा सीखा कि क्या होती हैं वो, और साथ ही पुराने दौर से लेकर, शुरुआती दौर से लेकर और दौर जदीद तक के जो शोरा हुए हैं उनके नाम भी हमने यहाँ पर जाने हैं कि किस किस ने शायरी की नज़्म लिखी है। अभी मुख्तसर है क्योंकि जितना इसके अंदर लिखोगे, जितना तो बताया जाएगा उतना कम है, तो जो हमारी निसाब में है वो इसमें हमने सारा समेट लिया है यहाँ पर, और ये सबक यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।